पिछली क्लास में मैं आप लोगों से बताना भूल गई थी, राजस्थान की एक बड़ी बोली है मेवाड़ी, लेकिन वो मारवाड़ी की उपबोली है भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से। और ऐसा मानते हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया भी ऐसा मानते हैं, और अधिकतर विद्वान ऐसा मानते हैं, सीताराम लालस जी भी ऐसा मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो उदयपुर की मेवाड़ी है, जो खाटी मेवाड़ी है, उसकी विभक्तियां वही हैं जो मारवाड़ी की हैं। रा रे री, तो वो भी मारवाड़ी की एक उपबोली मानी जा सकती है। लेकिन मेवाड़ी भी एक बड़ी बोली है, और उसके कई एरिया में का के की विभक्तियां भी चलती हैं, दूसरी विभक्तियां। तो वो शायद खड़ी बोली का असर हो सकता है, लेकिन बहुत पुराने समय से ये चलती हैं। तो एक ही बोली में भी कई तरह की विविधताएं होती हैं। तो मेवाड़ी बोली भी इसी का एक उदाहरण है। मेवाड़ी दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बोली जाती है। तो उदयपुर इसका केंद्र माना जा सकता है। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर का कुछ क्षेत्र भी आप लगा हुआ वो भी मान सकते हैं। तो मेवाड़ी इस प्रदेश की बोली है। और मेवाड़ी का विशुद्ध रूप तो वहाँ के गाँव में आप देख सकते हो, लेकिन उसका एक बड़ा ऐतिहासिक महत्व का दस्तावेज भी है कि महाराणा कुंभा ने नाटक लिखे थे। आप जानते हैं कि वो बड़े सांस्कृतिक अभिरुचि वाले शासक थे, और उन्होंने जो नाटक लिखे उनमें उन संस्कृत नाटकों की ये विशेषता होती है कि उसमें अभिजन, यानी कि पुरुष पात्र भी सवर्ण क्या कहें हम, ब्राह्मण और क्षत्रिय पुरुष पात्र, वो तो संस्कृत में बोलते हैं। और बाकी जो आम जनता है और सारी स्त्रियां हैं जो शिक्षा से वंचित रहे लोग हैं, वो आम भाषा में बात करते हैं, प्राकृतों में बात करते हैं। और उनके लिए अलग अलग प्राकृतें भी संस्कृत के कवियों ने इस्तेमाल की हैं। तो महाराणा कुंभा ने जो 4 नाटक लिखे हैं, उनमें मेवाड़ी भाषा का प्रयोग किया है, आम लोगों की भाषा के रूप में। तो मेवाड़ी बोली का प्रयोग किया है। और ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ। ये चित्तौड़गढ़ में जो प्रशस्ति है, विजय स्तंभ की प्रशस्ति, जिसे मेनारिया जी ने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लिखा है। क्योंकि जो लोग कि चित्तौड़गढ़ के किले पर नहीं गए हैं, कि विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ दो अलग अलग स्तंभ हैं। कीर्ति स्तंभ जैन धर्म से जुड़ा हुआ एक मंदिर है, उसके आहते में है। और विजय स्तंभ महाराणा कुंभा ने बनवाया था, जो कुंभ श्याम मंदिर के पास में है। तो ये विजय स्तंभ की में जो प्रशस्ति लिखी गई है महाराणा कुंभा की, उसमें ये जानकारी दी गई है कि महाराणा कुंभा ने अपने नाटकों में मेवाड़ी बोली का इस्तेमाल किया था। और राजस्थानी बोली का साहित्यिक भाषा के रूप में इस्तेमाल का ये ऐतिहासिक दस्तावेज शायद पहला है। बाकी ऐसा किसी शिलालेख में ऐसा वर्णन नहीं है राजस्थानी कि किसी बोली का साहित्य में इस्तेमाल किए जाने का। लेकिन अब मेनारिया जी ने जो मेवाड़ी बोली का उदाहरण दिया है, तो उसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, क्रियाओं पर, सहायक क्रियाओं पर, अव्ययों पर, और कारक विभक्तियों पर। वो देखिएगा, वही कहानी चल रही है जो मारवाड़ी में कल हमने पढ़ी थी। एक मूंजी तीरे थोड़ोक धन हो, उसमें था थोड़ो सो धन हो, थोड़ोक धन हो। इसमें ये बदल गया ना, थोड़ा सा शब्द निर्माण अलग हो गया। और उसमें वणि ने, उसमें था उणने। देखो, सर्वनाम भी किसी भाषा को निर्धारित करते हैं, वहां उणने आया, यहाँ वणि ने आया। वणि ने हमेशा भू लाग्यो, उसमें डर था, यह भय का तद्भव रूप हो। लाग्यो रे तो, कि दुनिया मातर राचोर, मात्र का तद्भव है, मातर राचोर। और धाड़ेती मारा ही धन ऊपरे, आंख लगाया, आंख लगाया है। वहां निजरा गड़ायोड़ा है, यहाँ आंख लगाया है। देखो, हर भाषा का, हर बोली का अपना मुहावरा है। ये मेवाड़ी का मुहावरा है ना। तो आप देख सकते हैं कि दोनों भाषाओं में बोधगम्यता, दोनों बोलियों में बोधगम्यता में कहीं कमी नहीं है। जो मारवाड़ी जानता है वो मेवाड़ी भी समझ सकता है, और जो मेवाड़ी जानता है वो मारवाड़ी भी समझ सकता है। लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति के स्तर पर कितनी विविधता है, और ये विविधता ही तो राजस्थानी की सुंदरता है ना। तो ये राजस्थानी की एक बड़ी बोली मेवाड़ी, जिसे मोतीलाल मेनारिया जी ने मारवाड़ी की ही उपबोली कहा है, उसके बारे में हमने पढ़ा। अब एक और बोली, राजस्थानी की प्रमुख बोली ढूंढाड़ी, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ढूंढाड़ी, हाँ, मेवाड़ी कहाँ कहाँ बोली जाती है? उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, और इससे लगे हुए कुछ एरिया में, अजमेर जिले का कुछ एरिया मान सकते हो आप, और ऐसे इन एरियाओं में बोली जाती है। और
हाँ। अगली बोली ढूंढाड़ी हम पढ़ते हैं। तो ढूंढाड़ी ढूंढाड़ प्रदेश की बोली है, और ढूंढाड़ प्रदेश जयपुर के आसपास का जो कछवाहा राज्य का एरिया था उसे कहा जाता है। और तो जयपुर राज्य की सीमाओं में शेखावटी भी कभी आता था। बाद में शेखावटी एक अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य बन गया, बोली भी अलग बन गई वहाँ की। लेकिन जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र है वो ढूंढाड़ी का एरिया है। अजमेर जिले का भी कुछ हिस्सा ढूंढाड़ी का एरिया है। टोंक और जो जयपुर के आसपास के जिले हैं, किशनगढ़, टोंक, ये भी ढूंढाड़ी के हिस्से में आते हैं। और एक आप बड़ी विचित्र बात देखिए, मेवाड़ी की विभक्तियों में छह नहीं है, लेकिन हाड़ौती की सॉरी, विभक्तियों नहीं, सहायक क्रियाओं में छह का प्रयोग नहीं होता है, मेवाड़ी में प्रयोग नहीं होता है, और मारवाड़ी में नहीं होता है, लेकिन हाड़ौती में होता है, और ढूंढाड़ी में होता है, जो गुजराती की प्रमुख विशेषता है। ये छह का प्रयोग जो ढूंढाड़ी में होता है, काई कर रही हो छह, है ना, तो इस तरह से छह का प्रयोग जो ढूंढाड़ी की विशेषता है, जो हाड़ौती की विशेषता है, ये विशेषता भी बताती है कि कभी न कभी गुजराती और राजस्थानी एक ही भाषा रही होगी, जो 16वीं सदी में अलग हुई है, जैसा हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा था। तो ये जो ढूंढाड़ी एरिया है वो जयपुर राज्य में लावा, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा के उत्तरी पूर्वी हिस्से में बोली जाती है, और इस पर गुजराती का असर छे के रूप में आया है, लेकिन ढूंढाड़ी पर मारवाड़ी का भी बड़ा असर है। और साहित्य की भाषा के रूप में जब ढूंढाड़ी में साहित्य रचना हुई है, जैसे दादू दयाल है, तो दादू दयाल ढूंढाड़ी के कवि हैं, लेकिन उनकी भाषा, और वो गुजरात मूल के माने जाते हैं, तो गुजराती असर भी उनके ऊपर है, और ढूंढाड़ी पर वैसे ही गुजराती का असर है छह सहायक क्रिया के रूप में। लेकिन दादू दयाल की वाणी को हम ब्रजभाषा के उदाहरण के रूप में भी देखते हैं। तो जो साहित्य रचना ढूंढाड़ी में हुई है उसमें ब्रजभाषा का भी असर है। जो कृष्ण मंदिर की जो परंपरा है ढूंढाड़ क्षेत्र में, वो भी ब्रजभाषा से जोड़ती है। तो ये भी एक बड़े सांस्कृतिक कारण भी भाषाओं को बदलने के कारण होते हैं, साहित्य भी होते हैं। ब्रजभाषा के एक बड़े कवि बिहारी, वो आमेर के राजा के आश्रित थे। तो ऐसे कविता में जब एक ही समय में ब्रज में भी कविता लिखी जा रही है और ढूंढाड़ी में भी, तो साहित्य की भाषा में आदान प्रदान होना स्वाभाविक होता है। तो संत दादू और उनके शिष्यों की जो रचनाएं हैं वो मोटे तौर पर ढूंढाड़ी की रचनाएं हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मारवाड़ी की तरह की बहुत साहित्यिक रचनाएं ढूंढाड़ी में नहीं है, लेकिन फिर भी हैं। दादू जैसे बड़े कवि हैं, उनके शिष्य भी बड़े कवि हैं। लेकिन फिलहाल हम एक उदाहरण देखते हैं, गद्य का ही देखते हैं। पद्य के उदाहरण ऐसा करेंगे हम किसी एक दिन एक साथ देख लेंगे, सारी बोलियों के, पांचों बोलियों के, है ना। तो आज हम गद्य का एक उदाहरण देखते हैं ढूंढाड़ी के। एक मूंजी कने थोड़ो सो धन छो। मारवाड़ी और मेवाड़ी दोनों में सहायक क्रिया थी हो, है ना, और यहाँ छो। उन्हें देखिए, सर्वनाम बदल गया। उन्हें हर भगत, उच्चारण बदल गया, भगत का भगत हो गया हर भगत। यूं ही डर लग्यो रहे छो कि दुनिया भर का सगड़ा चोर धाड़े थी, मारा ही धन पर आग गाड़ में ली छे। अब उसमें नजरा गड़ायोड़ा है मारवाड़ी का, आंख लगाया है मेवाड़ी का, और आंख गाड़ मेली छे ढूंढाड़ी का। देखिए, एक ही अभिव्यक्ति को अलग अलग बोलियां कितने सुंदर सुंदर रूप में अपने मिट्टी की खुशबू के साथ प्रकट करती हैं, और यही इन बोलियों की सुंदरता है। कोई भाषा तभी जीवित रहती है जब उसकी बोलियां समृद्ध होती हैं, और राजस्थानी एक सशक्त भाषा के रूप में इसलिए उभर करके सामने आ रही है क्योंकि उसके पास इतनी समृद्ध बोलियां है। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मालवी है, मेवाती है, वागड़ी है ना, तो इसलिए वो एक समृद्ध भाषा बनेगी। अगर हम राजस्थानी को भी सिर्फ मारवाड़ी बोली तक सीमित रखेंगे तो कुछ सालों बाद उसका जो कैचमेंट एरिया है वो सूख जाएगा, और वो एक निर्जीव भाषा हो जाएगी, एक रूढ़ साहित्यिक भाषा, रूढ़ शब्दावली वाली भाषा हो जाएगी। केवल इन बोलियों से ही भाषाओं में नया प्राण आता है। तो हमने देखा कितनी सुंदर बोलियां समृद्ध करती है राजस्थानी भाषा को।
तो ये अगली जो भाषा मोतीलाल मेनारिया जी के इतिहास से ही हम ले रहे हैं, हाड़ौती। इसको लालच जी ने ढूंढाड़ी की ही एक उपबोली माना है, लेकिन मेनारिया जी ने इसको अलग बोली का स्थान दिया है। लेकिन लिखा इन्होंने भी यही है। ढूंढाड़ी का जो रूप बूंदी कोटा में प्रचलित है वह हाड़ौती नाम से प्रसिद्ध है। इसमें और ढूंढाड़ी में नाम मात्र का अंतर है, शब्दकोश और उच्चारण शैली में भिन्नता है। तो कई, जैसे मैंने आपको बताया कि सर्वनाम, अव्यय, सहायक क्रियाएं, कारक विभक्तियां, ये किसी क्रिया विशेषण, ये किसी भाषा या बोली अलग है या नहीं इसको निर्धारित करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ मेनारिया जी की साक्षी पर हम कह सकते हैं कि शब्दकोश और उच्चारण शैली की भिन्नता भी बोलियों की पृथकता को निर्धारित करती है। भाषा को न सही, बोलियों की पृथकता इससे तय होती है। हाड़ौती में कुछ शब्द ऐसे आते हैं जिनका संबंध किसी आर्य सेमेट या सेमेटिक भाषा परिवार से नहीं होता। सेमेटिक भाषा परिवार की अरबी भाषा से बहुत सारे शब्द हमारे यहाँ आए हैं। फारसी तो आर्य भाषा परिवार की ही भाषा है, तो उसकी शब्द तो आर्य भाषा परिवार के ही शब्द हैं। उर्दू भी आर्य भाषा परिवार की भाषा है, जो खड़ी बोली का ही एक रूप है। लेकिन उसके बात मैं नहीं कर रही हूँ, लेकिन अरबी जो सेमेटिक भाषा परिवार की भाषा है, उसके भी कई सारे शब्द राजस्थानी की बोलियों तक में आ गए, गांव की भाषाओं में आ गए। देखिए हमारी सामासिक संस्कृति की विशेषता। तो लेकिन हाड़ौती में कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनका उद्भव न तो संस्कृत में मिलता है, किसी आर्य भाषा परिवार में नहीं मिलता, और उनका उद्भव हमें सेमेटिक भाषा परिवार में भी नहीं मिलता। अंग्रेजी या वो तो बात जाने ही दें आंग्ल भाषाओं की। लेकिन अनुमान होता है, ये मेनारिया जी का अनुमान है, अनुमान होता है कि अतीत में किसी समय इस भाषा का हूण, गुर्जर अथवा अन्य किसी विदेशी जाति की भाषा से संपर्क रहा है। आप लोग जानते नहीं, आप लोग हिंदी भाषा का उद्भव और विकास अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले साल, आपके सेकेंड ईयर ऑनर्स में हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक टॉपिक है, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी भाषा और उद्भव और विकास में। तो अपभ्रंश जब आपने पढ़ा होगा तो यही पढ़ा होगा कि अपभ्रंश को गुर्जरों की भाषा माना जाता था। गुर्जर, मैं आज की किसी जाति की बात नहीं कर रही हूँ जो राजस्थान में भी एक प्रमुख जाति है, उसकी बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस गुर्जर जाति की बात कर रही हूँ जो मध्य एशिया से करीब 2000 साल पहले या और उसके बहुत बाद तक भी भारत में आती रही। और यही तो भारत की सामाजिक संस्कृति की विशेषता है कि तरह तरह की भाषाएं लाने वाली तरह तरह की जातियां यहाँ आती रहीं। हूण जाति भी ऐसे ही, हर्षवर्धन के समय हूणों का एक बड़ा समूह भारत में आया था, जिसे हर्षवर्धन ने पराजित किया था। जो विक्रम संवत जिनसे चलता है, विक्रमादित्य, उन्होंने भी हूणों को पराजित किया था। और ऐसे बहुत सारे हमारे ग्रंथों में, कालिदास के ग्रंथों में हूणों का उल्लेख है। तो ये जो है 2000 साल पहले मध्य एशिया से आई हुई जातियां, हूण, गुर्जर, ये आभीर, ये जातियां अपनी भाषाएं भी अपने साथ लाई थी, जिनके कई सारे शब्द हमारी यहाँ की आर्य भाषा परिवार की प्रचलित भाषाओं में मिल गए। और उस समय कई तरह की अपभ्रंशों का निर्माण हुआ, और उन अपभ्रंशों से आधुनिक भारतीय भाषाओं का निर्माण हुआ। और हाड़ौती भाषा में कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जो न तो सेमेटिक भाषा परिवार के हैं और न ही आर्य भाषा परिवार के हैं। तो अनुमान ये है मोतीलाल मेनारिया जी का कि वो हूण या गुर्जर जातियों की भाषाओं के शब्द रहे होंगे, जिनके तद्भव रूप आज हमें हाड़ौती में मिलते हैं। देखिए राजस्थानी भाषा का इतिहास जो उद्भव और विकास में हमने पढ़ा था, वो तो 1000 साल की बात की थी, और हाड़ौती के इन शब्दों के लिए हमें 2000 साल पीछे जाना पड़ रहा है। तो अब कितनी एक भाषा को पढ़ते हुए हम कितना समृद्ध होते हैं अपने बाकी सांस्कृतिक ज्ञान में भी। तो ये अब हाड़ौती का एक नमूना जो मेनारिया जी ने दिया है, उस तक आज हम अपनी बात खत्म करते हैं। वो मैं नमूना आपको बता देती हूँ, बाकी हम अगली क्लास में और बोलियों की चर्चा करेंगे। मूंजी के थोड़ी पूंजी छी। अब उने सदा डर लागबो करे छो, का संसार भर का है ना, देखिए अव्यय किस तरह से आया है, का संसार भर का सारा चोर और धाड़ेती मारा ही धन की आड़ी की तरफ, है ना, चोगता झांकता रहे छे, न जाने कर कर आर वे लूट लेगा।
अब देखिए और नई विभक्ति और नई अभिव्यक्ति और नए अव्यय और नए कारक, कितने, एक ही भाषा की इतने विविध वर्णी रूप, ये राजस्थान की समृद्धि है ना। तो ये हाड़ौती का एक नमूना आप लोगों ने देखा। यही हम अपनी आज की क्लास खत्म करते हैं, और अगली क्लास जो हम शुरू करेंगे उसमें हम मालवी और मेवाती के बारे में बात करेंगे। मालवी और मेवाती भी दो प्रमुख बोलियां हैं राजस्थानी की। वागड़ी के बारे में भी, वागड़ी भी हमें अभी बात करनी है, अभी तो हम तीन ही बोलियों तक पहुंचे हैं। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं। नमस्ते।